हेलो पीपल, दिस इज़ वरेशा फ़हीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम मनी फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ेंगे, बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे और कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट डिलेइंग द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मनी के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मनी से पहले का सिस्टम कैसे चला करता था और आखिर मनी की वैल्यू क्या है। वो हमें तभी पता चलेगी जब वो मनी नहीं था तो चीज़ें कैसे चलती थी वो जान के। तो बार्टर सिस्टम सबसे पहले हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है सी टू सी कमोडिटी सिस्टम, जिसमें हम एक कमोडिटी को के बदले दूसरी कमोडिटी ले लेते थे किसी से भी। लाइक कोई किसान है, वो गेहूँ उगा रहा है और तो वो गेहूँ जो उसने उगाया वो अपना गेहूँ बेच के बदले में चावल ले लेगा, किसी और से चावल ले लेगा, या उसको कोई कपड़े चाहिए तो वो अपना गेहूँ दे के कपड़े खरीद लेगा। तो दैट वाज सी टू सी कमोडिटी सिस्टम, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे लिमिटेशन थे जिसकी वजह से बाद में मनी आया। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट उसका लिमिटेशन था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जो आप सेल करना चाह रहे हो सामने वाला भी वही चीज़ लेना चाह रहा हो, और ज़रूरी नहीं जो सामने वाला सेल कर रहा हो आपको वो चीज़ चाहिए हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत मुश्किल से हो पाता था। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर किसी चीज़ को हर किसी कमोडिटी को किसी एक इक्वल चीज़ से मेजर करना ज़रूरी होता है। लाइक किसी सब्ज़ी को आपको मेजर करना है कि इतने रुपए की है। लाइक कोई दूध है, खाने पीने की चीज़ें हैं, बाइक है, कार है, हर चीज़ को हम पैसों से इक्वल करते हैं कि इतने पैसे की है, इतने पैसे की है। जब पैसे नहीं थे तो हम उसको किससे इक्वल करें? हम कोई प्रॉपर मेजर नहीं कर पाते थे कि ये इसके बदले में ये इतना इक्वल जाता है, ये इससे इतना रिलेटिव है। कोई कैलकुलेशन नहीं था। तो वो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था, कोई मेजर करने के लिए चीज़ थी नहीं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब होता है कि जब हम लोग कभी कभी उधारी चीज़ देते हैं। लाइक हमने कोई लोन ले लिया, अब हमने पैसे दे लिए, हम अब क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और हम कहते हैं कि हम 3 महीने बाद लौटा देंगे। अब मान लो हमें सब्जी लेनी थी, हमने सब्जी ली उससे और हमने कहा 3 महीने बाद लौटा देंगे। वही चीज़ हम 3 महीने बाद कैसे लौटाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है ख़राब हो जाए। पैसा ख़राब नहीं होता है, उस ज़माने में पैसा नहीं था। तो जो हम चीज़ ले रहे हैं उसको उसे 3 महीने बाद लौटाना ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हम 3 महीने बाद लौटा पाएँ। हो सकता है वो ख़राब हो जाए, हो सकता है वो कंज्यूम हो जाए, तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी। देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम में कोई ऐसी एक चीज़ नहीं थी कि उसको हम उठा के रख दें सालों के लिए और वो हो जाएगा कि हाँ हमारे फ्यूचर में ये काम आएगी। जैसे अब हम पैसे उठा के रख देते हैं, किसी बैंक में सेव कर देते हैं कि हाँ ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा। उस तरह की कोई चीज़ हाँ उस टाइम पर नहीं थी। हाँ मोस्टली फूड कमोडिटीज़ चलती थी और उनको हम उठा के रखेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, वो उसको सेव कर ही नहीं सकते। सो ये सारे लैक थे, बार्टर सिस्टम के नुकसान थे, जिसके बाद हमारा मनी आया, मनी की स्टार्टिंग हुई। और फिर फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में हम पढ़ेंगे। मनी के फंक्शंस होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी फंक्शन, होता है सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन में हमारा आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मतलब कि जब मुझे कोई अपना सामान सेल करना है तो मैं बदले में पैसे लूँगी। जो हमारे बीच में एक्सचेंज हो रहा है उस एक्सचेंज को मनी हेल्प करेगा। तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, प्राइमरी फंक्शन। जिसके बाद आता है मेजर ऑफ वैल्यू, जो मैंने पहले बताया, जो बार्टर सिस्टम में नहीं था, वो फंक्शंस ऑफ मनी में है। बट इस मनी मेजर ऑफ वैल्यू हम फंक्शन कर सकते हैं, हर किसी भी कमोडिटी को हम मनी से कंपेयर कर सकते हैं कि ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है। मेजर ऑफ वैल्यू हो गया। सेकेंडरी फंक्शन में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, कि आप अपना पैसा उठाकर रख सकते हो, आप उससे कह सकते हो कि यार मैंने ये ले लिया, 3 महीने बाद इसको लौटा दूंगा। सो दैट इज स्टैंडर्ड डेफर पेमेंट, कि आप इसको रख सकते हो, आप उसको बाद में किसी ड्यूरेशन के बाद उसको वापस भी कर सकते हो। देन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप इसको किसी सेविंग के तौर पर यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको कितने भी सालों तक रख सकते हो, आप इसको बैंक्स में दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसका कुछ भी कर सकते हो। सो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मनी की होती है। इसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है दैट मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज
मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये 4 इसके फंक्शंस हैं जो इसकी डेफिनेशन को बनाते हैं। तो दैट इज बेसिकली मनी। फिर हमारा आता है फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के टोटल आम लोगों के पास कितना पैसा है। किसी भी कंट्री का टोटल पैसे कैलकुलेट करने के हमारी कंट्री में इतने करोड़ पैसा है, तो दैट इज़ मनी सप्लाई। पर वो किसी भी कमर्शियल बैंक या मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हटा के होता है। कॉमन लोगों के पास कितना पैसा है, दैट इज़ मनी सप्लाई। अनदर थिंग इट इज़ कंसर्न विद द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब लाइक इस साल या अगले साल या इस महीने में कितना पैसा है, दैट इज़ मनी सप्लाई। इसके कुछ 4 मेजर्स ऑफ वैल्यू होते हैं, M1, M2, M3, M4। इसको मैं डिस्कस करूँगी कमर्शियल बैंक्स एक्सप्लेन करने के बाद में, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स एक्सप्लेन करने के बाद में ही मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई समझ में आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक्स होती क्या हैं, उनका किसी भी इकोनॉमी में रोल क्या होता है, उनकी ज़रूरत क्या है। बेसिकली कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सबसे टॉप पर RBI आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया के लेवल के सारे मनी मैटर्स को संभालता है। गवर्नमेंट का सारा मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेड करता है सारी कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स नेशनल बैंक्स भी हो सकती हैं, स्टेट बैंक्स भी हो सकती हैं, नेशनल लेवल की भी होती हैं, पर उन सबको जो हेड करता है, जो उन सबका ध्यान रखता है, होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। कोई भी अपने सेविंग रखने आया है, कोई भी अपनी सेविंग देने चाह रहा है तो वो रखना। देन उसके बाद लोन्स ग्रांट करना। कोई कंपनीज वगैरह को लोन चाहिए होता है, हाउसिंग लोन, या किसी कंपनी को कॉर्पोरेट लोन वगैरह चाहिए तो उनको लोन्स प्रोवाइड करना। इन्वेस्टमेंट करना। कमर्शियल बैंक्स का ये काम भी होता है कि वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करे ताकि एक मनी को बूस्ट मिल सके। मनी मल्टीप्लायर का भी कमर्शियल बैंक्स काम करती हैं। मनी मल्टीप्लायर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सबसे बड़ा उसका कमर्शियल बैंक का होता है एम कि वो प्रॉफिट अर्न करे। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करती हैं? कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न करती हैं ऐसे कि जो हाउस होल्ड से वो सेविंग लेती हैं और जो लोन देती हैं फर्म्स को, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है फर्म से वो ज़्यादा आता है, और जो बोरोइंग्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस देना होता है हाउस होल्ड को, वो कम जाता है। तो बेसिकली बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स बीच में वो ले लेती हैं, यहाँ फर्म से ज़्यादा आएगा और जो वापस देना होता है हाउस होल्ड्स को वो कम जाएगा, तो वो बीच में प्रॉफिट अर्न हो जाता है। दिस इज़ हाउ दे अर्न प्रॉफिट। उसके बाद आता है हम रीड करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स की ज़रूरत क्या क्या होती है, क्या क्या करती है कमर्शियल बैंक। तो सबसे प्राइमरी फंक्शन जो आता है दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जो हाउस होल्ड से पैसा आता है, सिर्फ हाउस होल्ड से नहीं, कंपनी से, अलग अलग कंपनी से, कॉरपोरेशन से, इंस्टीट्यूशन से लोग अपना पैसा सेव करते हैं ताकि उनको बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहने के लिए वो लोग मोस्टली अपनी बैंक्स में अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं, सेव करते हैं। डिमांड डिपॉजिट होता है, सबसे 3 तरह की होती है जब डिपॉजिट हम देते हैं किसी भी बैंक में। डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होता है जो मेनली बिजनेसमैन वगैरह करते हैं। ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डिमांड डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट थोड़ा बीच के ड्यूरेशन के लिए होता है, सेविंग डिपॉजिट इन दोनों का मिक्स होता है। डिमांड डिपॉजिट होता है कि आप कभी भी अपना पैसा जब आप सेव करने रख रहे हो तो उसमें से कभी भी आप पैसा निकाल लो और कभी भी उसको यूज़ कर लो, आप उसके चेक बना के किसी को भी पेमेंट दे सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने अपना पैसा दिया, आप उसको कुछ टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, वो जब आपका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको वो पैसा वापस मिलेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा हमारा डिमांड डिपॉजिट में नहीं हो रहा था। डिमांड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो, बार बार उसमें से पैसे निकाल रहे हो, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कमाओगे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में कमाओगे क्योंकि वो आपका पैसा कुछ टाइम तक बैंक के पास ही रखा रहेगा। अब वो बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी, कहीं और वो पैसा लगाएगी तो वो अर्न करेगी, उसका कुछ पोर्शन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में पे कर देगी। उसके बाद आता है हमारा सेविंग डिपॉजिट, जिसमें डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दोनों का मिक्स होता है। इसमें हम अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते तो हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप अपना पैसा खर्च कर सकते हो लेकिन कुछ लिमिट तक।
देन इसके बाद हमारा आता है एडवांसिंग लोन। पहले तो हमारा एडवांसिंग लोन्स में क्या होता है, एडवांसिंग लोन्स 3 तरह का होता है कि लोन जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है कॉमन पब्लिक को, वो 3 तरह का होता है। बेसिकली कैश क्रेडिट होता है जिसमें हम अपने शेयर बॉन्ड्स वगैरह गिरवी रखते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास। कोई भी अपनी करंट एसेट जो हमारा कंपनी का करंट एसेट होता है कि वो हम रखते हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसके बदले में हमें कुछ लोन मिलता है। और वो लोन लोन जो है हमें हमारे अकाउंट में जाता है, हमें कैश में नहीं मिलता, हमारे अकाउंट में जाता है। और उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हमें नेसेसरी होता है हम उसमें से कैश करा के निकालते रहते हैं। जितना आप अकाउंट में से पैसे निकालते रहेंगे उतने पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। ये कैश क्रेडिट होता है। दूसरा हमारा डिमांड लोन्स होता है जिसमें हम जो लोन मिलता है हमें, वो बैंक कभी भी वापस मांग सकती है। रीपेइंग बैक मतलब कि कभी भी उस अगर बैंक ने कहा कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए तो आपको वो देना पड़ेगा, और उसी पूरे सारे सम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो उस पर कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगते हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी कि आपका कोई भी प्रॉपर्टी, आप आप कुछ ना कुछ प्रूफ आपको रखना पड़ता है बैंक के पास, ताकि आप कैसे आप श्योरिटी दे सको कि हाँ मैं एक टाइम के बाद पैसा लौटा दूंगा। तो वो जो आपको रखनी पड़ती हैं जी चीज़ें, उसे कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। आप अपनी कार या अपने घर के पेपर्स या कोई गहने जेवर वटेवर जो भी चीज़ें होती हैं आप वो चीज़ें रखते हो, तो आपका वो कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है, उसके बदले में आपको लोन मिलता है। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है उसमें बोरोवर्स कैन विदड्रॉ मनी एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम। तो उस पर फिर वो आप कैश करा सकते हो और पूरे के पूरा जो आपने सम लिया है उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन, ये तो प्राइमरी फंक्शन थे कि लोन देना और डिपॉजिट लेना, ये दोनों काम होते हैं कमर्शियल बैंक के। इसके अलावा भी कुछ काफ़ी ज़रूरी काम जो है वो सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। दैट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि कभी कभी कंज्यूमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, वो उनके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा वो निकाल सकते हैं। बदले में उनको बाद में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। जैसे आपको अचानक से ज़रूरत पड़ रही है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो आप वो उस एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हो एक लिमिट तक, और फिर आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में फिर देना पड़ता है। वो पैसा देना पड़ता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए किसी से लोन लिया, 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए लिया कि 3 महीने बाद आप उसको पैसे वापस कर देंगे। पर अब वो बंदा कह रहा है कि उसको पहले से 3 महीने से पहले से पैसे वापस चाहिए। आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, उसको देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी हेल्प से आपको आपकी जो बैंक होती है वो आपके बदले में पैसे पेमेंट कर देगी उस इंसान को। पर पर उसके लिए आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बैंक को बाद में पैसे वापस करने होंगे। जब ड्यूरेशन हो जाएगा, 3 महीने पूरे हो जाएंगे, तो आपको पैसे बैंक को देने होंगे, उस बंदे को नहीं देने होंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि बैंक आपके लिए आपकी जगह पे पैसे पेमेंट आपका पेमेंट कर सकती है किसी को भी, किसी भी जो भी आप जिस पे आपने लोन डाला हो। देन आता है एजेंसी फंक्शन, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। आपके फंड्स आपका कोई भी ट्रांसफ़र करना है, पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो ऑब्वियसली बैंक्स काम आती हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कलेक्शन लाइक आपका रेंट, और आपका रेंट पे करना, आपके टैक्सेस पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट, ये सारे पेमेंट, आपके जितने भी पेमेंट होते हैं, आपका जो पैसे कलेक्ट करना होता है, सारा काम बैंक संभालती है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी का चेंज करना, लाइक रुपये को डॉलर में चेंज करना, डॉलर को रुपये में चेंज करना। ये काम भी कुछ बैंक। स्टे ट्यून टू माई चैनल, ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू देन।